Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। BNSS हम पढ़ने वाले हैं और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 174 पूरे करा दिए, अच्छे से पढ़ा दिए, ठीक है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 174 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ने सेक्शन 175 के बाद वाले प्रावधान, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। अपनी बेयर एक्ट रीडिंग और साथ में इंटरप्रिटेशन के साथ समझना कि क्या क्या हो सकता है, वो सेक्शन 175 से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हमने चैप्टर चालू कर रखा है कौन सा, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन वाला, ठीक है। देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट वाला, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने बताया था कि जैसे कि मैं इसको 3-4 वीडियो में खत्म कराऊंगा, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक है, इस चैप्टर 13 के ऊपर। अब देखिए सेक्शन 175, तो सेक्शन 175 का सीधा सीधा ताल्लुकात है सेक्शन 173 से, ठीक है। तो आप इसके साइड पे आप लिख लीजिए सेक्शन 173, क्योंकि सेक्शन 173 में ही अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। अब एक एफआईआर लॉज हो गई तो भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैसे करेगा, तो वो सेक्शन 175 के तहत करेगा। अब देखिए, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब एक पुलिस अधिकारी की शक्ति कि वो जांच पड़ताल करे किसकी, एक कॉग्निजेबल केस की, मतलब एक संज्ञेय केस की, ठीक है। अब सेक्शन 175 का सब सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये देखिए, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में, तो कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की पावर है कि वो करवाना चाहता है इन्वेस्टिगेशन या नहीं, तो हम मानते करवाना चाहता है, पर वो क्या करेगा। अब देखिए, विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, तो कोई भी ऑर्डर नहीं लेगा मैजिस्ट्रेट का, कौन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, क्यों, इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14। तो ये सीधा सीधा पता है क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं सब सेक्शन 1। एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में, तो कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या कर सकता है, में उसकी पावर है, वो जांच पड़ताल कर सकता है और जांच पड़ताल नहीं भी कर सकता, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, और एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, ठीक है, उस कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कोई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं लेना, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, ठीक है। देखिए, इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, और क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या जांच पड़ताल करेगा वो, एनी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन एक कॉग्निजेबल केस की जांच पड़ताल करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। देखिए, विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया, और जो कोर्ट, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन है उस कॉग्निजेबल केस को ट्राई करने की, तो वही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसकी जांच करेगा। वो देखिए, लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, और जो कोर्ट, जो अदालत है जिसकी हदें लगती हैं, जिसका क्षेत्रफल है, जिस अदालत के क्षेत्रफल में कोई अपराध हुआ है और वो अपराध कॉग्निजेबल केस है, तो अब उस कोर्ट के, उस अदालत के क्षेत्रफल में जितने भी थाने लगते हैं, पुलिस थाने लगते हैं, ठीक है, वो जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैजिस्ट्रेट साहब है, उसके लोकल एरिया में, उसके क्षेत्रफल में 5 थाने दिए हुए हैं, 5 पुलिस स्टेशन दिए गए हैं, तो मान के चलिए पुलिस स्टेशन 1 के जुरिडिक्शन में एक अपराध हो जाता है, तो क्या पुलिस स्टेशन 5 का ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन उसकी जांच कर सकता है, आप बताइए। यस, कर सकता है, यही बता रहा है, विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया, और जिस अदालत की जुरिडिक्शन है उस लोकल एरिया पे जिसमें कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, और विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, एक कोर्ट अदालत है, अदालत क्या क्षेत्रफल है, और अदालत के क्षेत्रफल में ही उसके वो थाने आते, पुलिस थाने आते हैं, तो उसके अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। अब देखिए, would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14। अब जो कोर्ट, जिसका क्षेत्रफल के अंदर अब एक अपराध हुआ है, वो जो कि कॉग्निजेबल केस है, तो उसकी शक्ति होनी चाहिए भाई, ऑब्वियसली। तो एक कोर्ट की शक्ति होनी चाहिए, तभी तो उस कोर्ट के अंतर्गत जितने भी थाने वाले होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यही कह रहा है, वुड हैव पावर्स टू इंक्वायर इनटू, तो उस कोर्ट, जो लोकल क्षेत्रफल का कोर्ट है, उसके पास शक्तियां भी होनी चाहिए कि वो इंक्वायरी चला सकता है
किसके ऊपर, जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन करके भाई कागजात तो जमा करेगा तो इंक्वायरी चला सकता है। और देखिए, और ट्राई अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 14, जब इंक्वायरी चला के, ठीक है, इंक्वायरी नहीं चलाता तो ट्रायल तो एटलीस्ट कर ही सकता है, और चैप्टर 14 के प्रावधानों के तहत, ठीक है। तो ये हमारा वो सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1 बहुत इजी है, बस ये बता रहा है कि भाई मान के चलिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए अब भाई गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 50 मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, ठीक है। 50 मैजिस्ट्रेट तो नहीं, मैजिस्ट्रेट होंगे 30-35 होंगे, और भाई सेशन जज है, मान के चलिए टोटल 50 बैठते हैं, ठीक है। तो 15 सेशन जजों को तो आप निकाल दो, 35 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए। अब 35 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास सबके पास 2-2 थाने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो सबके पास एक ही थाना है गुड़गांव में, हर एक मैजिस्ट्रेट के पास, पर हम मान के चलते हैं कि हर मैजिस्ट्रेट के पास गुड़गांव में 2-2 थाने आते हैं 35 मैजिस्ट्रेट के पास। तो मान के चलिए गुड़गांव में अब 70 पुलिस थाने हैं, ठीक है। वैसे तो होंगे भाई 30-35 तो होंगे, लेकिन हम मान के चलते 70 पुलिस थाने हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जो कि पुलिस स्टेशन नंबर 1 to 5 है ना, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1, ठीक है, जो हमने देखा था कि भाई 35 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गुड़गांव में, तो 35 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के भाई 2-2 थाने हैं, तो 70 थाने हो गए पुलिस थाने गुड़गांव में, ठीक है, गुरुग्राम में। तो मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सुनिए कि अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नंबर 1 है कोई, जैसे सीरियल वाइज नंबर 1 है, ठीक है, 35 थे ना, अब उनका नंबर 1। अब वो जो नंबर 1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके पास 2 थाने हैं, थाना 1 और थाना 2। तो मैं कह रहा हूं कि थाना 1 के अंतर्गत एक अपराध हो गया, ठीक है। तो उस थाना 1 के अंतर्गत जो अपराध हुआ है, तो उस अपराध के ऊपर इंक्वायरी करने की और ट्रायल करने की पावर किसकी है, बताइए आप। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 की है ना। तो ये कह रहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 है ना जो, और जिसके अंतर्गत वो दोनों थाने आते हैं, और अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल केस हुआ है थाना नंबर 1 के अंतर्गत, लेकिन थाना नंबर 2 वाला भी जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, उस थाना नंबर 1 के एरिया में जो अपराध हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यही हमारा कहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या कहने का कोशिश कर रहा है, यही हमारी कहने की कोशिश कर रहा है, क्या हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1, ठीक है। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 और जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ने भाई इन्वेस्टिगेशन करी और कागजात जमा करे कोर्ट में, अदालत में, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी चलाई, इंक्वायरी वो चलाते हैं, ठीक है। इंक्वायरी चला दिया मतलब उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे कर रहे हो, तो इंक्वायरी चल रही है। अगर वो खुद ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई 5th कॉलम में फर्स्ट शेड्यूल के उनको बता रखे कि उनको ट्राई करना, तो वो कर लेंगे, अगर कमिट करना है तो वो कमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1 बता रहा है। अब इसमें मैं आपको इस एग्जाम्पल में एक ट्विस्ट बताता हूँ कि भाई जो हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 था, वो पुलिस स्टेशन 1 और पुलिस स्टेशन 2 के ऊपर जुरिडिक्शन रख रहा था, ठीक है। वो मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 इलाका मैजिस्ट्रेट था थाने नंबर 1 का और थाने नंबर 2 का। अब एक अपराध हो जाता है किसमें, थाना नंबर 10 में, ठीक है, थाना नंबर 10 के उसमें पुलिस स्टेशन 10 की जुरिडिक्शन में एक अपराध हो जाता है। तो क्या अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 की पावर है, क्या अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 की पावर है कि वो उसकी इंक्वायरी और ट्रायल चला सकते हैं, बताइए आप। नहीं है, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 की पावर तो सीधा भाई थाना नंबर 1 पे और थाना नंबर 2 पे है, और अब थाना नंबर 10 के एरिया में अपराध हुआ है, तो पावर किसकी है उसके ऊपर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 5 की पावर है गुड़गांव का जो है, ठीक है। और अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 5 के एरिया के अंतर्गत कौन कौन से थाने आते हैं, पुलिस थाना 9 और पुलिस थाना 10। तो अब पुलिस थाना 9 वाला भी एक पुलिसकर्मी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो अपराध पुलिस थाना नंबर 10 के क्षेत्रफल में हुआ है, ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1। अब बढ़ेंगे हम सेक्शन 175 का प्रोवाइजो, जो कि बताता है सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो हम पढ़ेंगे, जो कि बताता है प्रोवाइडेड कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो बताया गया है कि भाई जिस तरीके का अपराध हुआ है, तो उसकी श्रेणी और उसकी ग्रेविटी मतलब उसकी गंभीरता को देखते हुए क्या करेंगे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मे रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो भाई एसपी साहब एक, तो सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि भाई कोई कॉग्निजेबल केस इस श्रेणी का हुआ है कि, और वो उसकी गंभीरता को देखते हुए यह लगता है, एसपी जो जिले का एसपी उसको ये लगता है कि भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नया ऐड किया गया है, ठीक है, सेक्शन 175 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, ओनली प्रोवाइजो न्यू ऐड किया गया है। तो इसकी साइड में हम लिख लेंगे और हम ऐड और इसमें अंडरलाइन कर लेंगे, एसपी को अंडरलाइन कर लेंगे, एसपी के में मे रिक्वायर को अंडरलाइन कर लेंगे और डीएसपी, ठीक है। तो नीचे लिख में लेंगे एसपी कैन
एसपी कैन ऑर्डर डीएसपी टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केस। ठीक है, ये लिख लेंगे ताकि हमें बाद में याद रहेगा और इससे प्री में क्वेश्चन आने वाला भर भर के। अब सेक्शन 175 का हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 2, जो कि बताता है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। तो वही मैं बात कर रहा था, इसलिए वो एग्जांपल बताया था क्योंकि वो मेरा एग्जांपल सीधा सीधा अब आपके सबसेक्शन 2 में समझाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो यही बता रखा है नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो कोई भी प्रक्रिया जो कि एक पुलिसकर्मी ने चलाई थी, अब प्रक्रिया कौन सी, इन्वेस्टिगेशन की। अब देखिए इन एनी सच केस, उस कोग्निजेबल केस में जो एक पुलिसकर्मी ने प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन चलाई थी, शैल एट एनी स्टेज, तो किसी भी स्टेज पर उस केस के, उस दीवानी मुकदमे के, ठीक है, तब उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो, जो ट्रायल चल रही है, तो किसी भी स्टेज पे एक पुलिसकर्मी ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी थी तो उसके बारे में स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, तो उस इन्वेस्टिगेशन जो एक पुलिसकर्मी ने करी थी तो उसको क्वेश्चन नहीं उठा सकते, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे प्रश्न नहीं उठा सकते ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर, that in the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate, कि एक पुलिसकर्मी ने एक ऐसे केस की जांच पड़ताल कर दी कि वो पुलिसकर्मी उस जांच पड़ताल करने के लिए एम्पावर्ड ही नहीं था इस प्रावधान के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रावधान के अंतर्गत वो एम्पावर भी नहीं था। ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 1 का, सॉरी सेक्शन 175 का सबसेक्शन 2 क्या कहना चाह रहा है, सीधी सीधी बात बता दूं भाई, मान के चलिए सीधी सी बात है, एक है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए, जो एक है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी, एक है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सी। ठीक है, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए है ना, जो उसके नीचे थाने आते हैं 2, ठीक है, पुलिस थाना 1 और पुलिस थाना 2। अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी है उसके अंतर्गत थाने आते हैं भी, उसके अंदर भी 2, ठीक है, थाना नंबर 3 और थाना नंबर 4। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सी है उसके अंतर्गत थाने आते हैं 2, ठीक है, थाना 5 और थाना 6। अब ये कह रहा है कि जो थाना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए का थाना नंबर 2 है ना, उसके अंतर्गत अपराध होता था हमारे, हम एग्जांपल जो ले रहे हैं। अब देखिए तो, और जो थाना नंबर 2 है, ठीक है, उसका इलाका मैजिस्ट्रेट कौन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए है। ठीक है, लेकिन जब अपराध हुआ थाना नंबर 2 के एरिया में, एक कोग्निजेबल केस हुआ, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 1 ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी, और मेन बात अब क्या है, अब पुलिस थाना नंबर 3 उस एरिया के टच में ही है, बिल्कुल बाउंड्री के। ठीक है, तो मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बी, भाई ऑब्वियसली, ठीक है, हम ले लेते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए सेक्टर 10A के थाने का और सेक्टर 9 गुड़गांव के थाने का जो आसपास है। ठीक है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो बी है वो सेक्टर 5 के थाने का है और सेक्टर उसका 4 का थाने का लगा लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो थाना नंबर 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए के एरिया के अंतर्गत थाने नंबर 2 में अपराध हुआ था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, भाई थाना नंबर 2 के एरिया में अपराध हुआ तो भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नंबर 2 को करनी थी, पर उसने नहीं करी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नंबर 1 ने कर दी। ठीक है, और जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ए का ही थाना है, तो अब यही कह रहा है कि जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन 1 ने जो इन्वेस्टिगेशन कर दी ना एक केस की, जो कि एक अपराध हुआ था पुलिस थाना नंबर 2 की जुरिडिक्शन में, तो कह रहा उस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के क्या कार्रवाई, उसने क्या प्रोसीडिंग करी और उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक भी है नहीं है, तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और किस आधार पर, कि इस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन की कोई एम्पावरमेंट नहीं थी, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसको तो किसी ने शक्ति नहीं दे रखी इस प्रावधान के तहत, भाई दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 175 का सबसेक्शन 3, जो कि हमारी BNSS की जान है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned। तो अब सेक्शन बता रहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसको की शक्ति मिली हुई है कि वो सेक्शन 210 के अंतर्गत क्या कर सकता है, तो सेक्शन 210 हम निकाल लेते हैं, जो कि क्या बात कर रहा है, एक सेकंड रुकिए, मैं सेक्शन 210 निकाल लेता हूं, फिर आपको पढ़ा पाऊंगा अच्छे से। हाँ, सेक्शन 210 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 210 कोग्निजेंस लेने की बात कर रहा है कि संज्ञान कैसे लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब। ठीक है,
तो सेक्शन 210 कोग्निजेंस की बात कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहब संज्ञान कैसे लेंगे। अब देखिए, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसको की शक्ति मिली हुई है कि वो संज्ञान ले सकते हैं सेक्शन 210 के अंतर्गत। और सेक्शन 210 के अंतर्गत संज्ञान मैजिस्ट्रेट किन किन चीजों पे ले सकते हैं भाई? कंप्लेंट पर ले सकते हैं, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन पे ले सकते हैं। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसको एम्पावरमेंट मिली हुई कि वो संज्ञान ले सकते हैं 210 के अंदर, वो क्या करेंगे? देखिए उनकी पावर है, वो कर भी सकते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173, तो अब एक पत्र लगाया है, एक एप्लीकेशन लगी है कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत लगी है, ठीक है, जो कि क्या बताता है सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4 क्या बता रहा था कि एक व्यक्ति के ऊपर कोग्निजेबल अपराध हुआ, या एक व्यक्ति के जानने वाले के ऊपर कोग्निजेबल अपराध हुआ, तो एक इन्फॉर्मेंट पुलिस थाने में गया, ऑफिसर इंचार्ज को बताया कि मेरे साथ अपराध हुआ है, तो ऑफिसर इंचार्ज ने बोला था कि तेरे साथ कोई अपराध नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। अब वो व्यक्ति गया कहाँ पे? वो व्यक्ति गया सीधा जिले का जो एसपी है उसके पास, उसने एप्लीकेशन लगाई, डाक के द्वारा भेजी लिखित रूप में, ठीक है। अब एसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, तो अब एफिडेविट के द्वारा कौन एप्लीकेशन लगा रहा है? वो व्यक्ति, एग्रीड व्यक्ति एप्लीकेशन लगा रहा है, जिसकी कोग्निबल केस की कंप्लेंट ना तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने दर्ज करी, और ना तो एसपी ने कोई संज्ञान लिया, कोई एक्शन किया। तो वो व्यक्ति एफिडेविट के द्वारा एप्लीकेशन लगा रहा है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जो संज्ञान लेने के लिए बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 का फॉर्मूला। और आगे क्या कह रहा है? एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंग्स नेसेसरी, और जो मैजिस्ट्रेट के सामने, जो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगी है, और उस एप्लीकेशन में क्या बोला गया है कि मेरे साथ, और एफिडेविट के साथ वो एप्लीकेशन लगी है कि मेरे साथ एक कोग्निजेबल संज्ञेय अपराध हुआ था, और मैंने ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को भी जानकारी दी थी, ठीक है, जिले के एसपी को भी जानकारी दी थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इस आधार पर फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी बैठाएंगे, भाई वो तो देखेंगे ना क्या सत्य है क्या नहीं है। अब देखिए, एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस अधिकारी भी, भाई ऑब्वियसली एप्लीकेशन एक व्यक्ति ने लगाई है, एक पुलिस थाने वाले को वो बोल रहा है कि उसने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, तो मैजिस्ट्रेट तो सीधा उसको नोटिस भेजेगा पुलिस ऑफिसर को, और यही कह रहा है एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। तो जब एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई थी, एक प्राइवेट व्यक्ति ने, कि उसके ऊपर कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और पुलिस को ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी थी, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की थी, ठीक है, और ना ही तो एसपी ने कोई स्टेप्स उठाए, तो अब उसने एफिडेविट के साथ साथ एप्लीकेशन फाइल कर दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने नोटिस भेजा किसको? पुलिस ऑफिसर को। अब वो भी तो आके भाई सबमिशन देंगे अपने, मतलब बताएंगे कि भाई मैंने जज साहब क्यों इनको मना किया था कि मैं नहीं लिखूंगा, तो वो अपनी सबमिशन देंगे। अब देखिए, ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, तो अब डिस्क्रिप्शन है मैजिस्ट्रेट साहब की कि कोग्निबल केस की उनके पास एप्लीकेशन लगी है, और अब वो ऑर्डर करना चाहते हैं कि अब तुम पुलिसकर्मी, अब तुम्हारी डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगी, अब मैंने इंक्वायरी चला ली और मैं मानता हूं कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन इस कोग्निबल केस में इस एग्रीड पर्सन की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? इसमें लिखा तो हुआ है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सीधा रेफ्यूजल, इसके नीचे लिख लीजिए, रेफ्यूजल बाय एसएचओ एसपी टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केस, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है, एप्लीकेशन लगेगी और एफिडेविट लगेगा, ठीक है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं। और मे को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए कि भाई एप्लीकेशन एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एग्रीड पर्सन ने लगाई, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर कर ही देंगे, ठीक है। ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, अगर मैजिस्ट्रेट को जरूरी लगता है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है, जो एप्लीकांट है, जिसने एप्लीकेशन लगाई, इसकी जानकारी बिल्कुल ओके है, और एसएचओ ने पुलिस थाने के और एसपी ने, जो जिले का एसपी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी इसके कोग्निबल केस की एप्लीकेशन में, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देंगे। अब फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या उस पुलिसकर्मी को जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 175 का सबसेक्शन 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 175 का सबसेक्शन 4, ठीक है। तो हम एक बार जो सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4 था ना, तो उसके साइड में भी हम लिख लेते हैं 175 का सबसेक्शन 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 175 का सबसेक्शन 3 लिख लेते हैं, 175 का सबसेक्शन 3 लिख लेते हैं, और उसके नीचे लिख लेते हैं कि एग्रीव्ड
एग्रीड पर्सन कैन फाइल एप्लीकेशन टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नाउ। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 175 का सब सेक्शन 4 जो कि बताता है, ये हमारा नया ऐड किया गया है, बिल्कुल देखिए। एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, तो जो कोई भी मैजिस्ट्रेट जो जिसको की शक्ति मिली हुई है, संज्ञान लेने की शक्ति मिली हुई है और सेक्शन 210 के अंतर्गत मिली हुई है, मतलब कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, बाय मैजिस्ट्रेट। तो संज्ञान कोग्निजेंस कहां लेते हैं? मैजिस्ट्रेट। अब कोग्निजेंस क्या होता है? ठीक है, यूजिंग जुडिशियल माइंड। अब मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई फाइल आई है क्रिमिनल केस की, कोई क्रिमिनल मैटर लगा है, तो भाई तो मैजिस्ट्रेट साहब उस पर अपना लीगल माइंड, अपने अपने उनके कानून, उनके दिमाग में क्या कानून भरा हुआ है उस क्रिमिनल फाइल पर उपयोग करेंगे। तो यही कह रहा है, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कोग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है BNSS के तहत और सेक्शन 210 के तहत, तो देखिए मे, तो उनकी डिस्क्रिप्शन है क्या, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई कंप्लेंट आई है, एक दरख्वास्त आई है, और दरख्वास्त किसके विरुद्ध? एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध। अब देखिए, अराइजिंग इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और वो कंप्लेंट और दरखास्त उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जो आई है, उस सरकारी कर्मचारी ने एक कुछ मतलब कुछ भाई अपने दायित्व को निभाने के लिए, जो उनका ऑफिशियल दायित्व है, उनकी जो ड्यूटीज है उसको निभाते हुए कोई काम किया था, जिसके विरुद्ध एक व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दी। अब देखिए, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट टू, तो अब कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है सेक्शन 210 के अंतर्गत, ठीक है, कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो ऑर्डर कर देंगे इन्वेस्टिगेशन पर उनको क्या देखना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब को? सब्जेक्ट टू ये जो ए और क्लोज बी है ना, क्लोज ए और क्लोज बी, इनकी शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। क्लोज ए, रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम। ठीक है, तो जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध एक दरख्वास्त आई है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होने से पहले क्या लिया जाएगा? रिसीविंग अ रिपोर्ट। तो जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध एक व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है, उस सरकारी कर्मचारी का जो सुपीरियर ऑफिसर है, वो एक रिपोर्ट भेजेगा मैजिस्ट्रेट साहब को, और उस रिपोर्ट में क्या होगा? कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट, और उस रिपोर्ट में जो उस सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध कंप्लेंट डाली गई है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उस सरकारी कर्मचारी का सुपीरियर ऑफिसर, मतलब कोई उच्च रैंक का ऑफिसर रिपोर्ट भेजेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, जो कि 210 के अंतर्गत संज्ञान ले सकते हैं। और उस रिपोर्ट में क्या होगा? कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट, जो घटना हुई थी ना, जिस घटना के लिए कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट साहब के पास आई है, तो उस घटना के क्या तथ्य हैं और क्या हालात में वो घटना हुई है, तो वो बताया जाएगा उस रिपोर्ट में। बी, after considering of the assertion made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged, अब सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध एक दरख्वास्त दी गई है एक व्यक्ति द्वारा मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ठीक है, तो उस सरकारी कर्मचारी के सबमिशंस, मतलब उस सरकारी कर्मचारी को भी सुना जाएगा, ठीक है, और उस सरकारी कर्मचारी को सुना जाएगा कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ था और तुमने ऐसा क्यों किया। आप देखिए, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द असर्शन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू द इंसिडेंट सो alleged, अब सरकारी कर्मचारी भी अपने कंसिडरेशन, मतलब जज साहब मैजिस्ट्रेट साहब विचार विमर्श करेंगे, कंसिडरेशन होगी भाई, ऑब्वियसली एप्लीकांट भी करेगा और सरकारी कर्मचारी भी करेगा जिसके विरुद्ध कंप्लेंट डाली गई एक व्यक्ति द्वारा, ऑफ द असर्शन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। अब जो असर्शंस, जो बातें पब्लिक सर्वेंट सरकारी कर्मचारी बताता है, क्या बातें बताता है? एज टू द सिचुएशन की क्या हालात उत्पन्न हुए थे, लेड टू द इंसिडेंट सो alleged, कि जिस जो इंसिडेंट, जो एप्लीकेशन लगी मैजिस्ट्रेट के सामने, उस घटना को जो लेड करके मतलब वहां तक ले गए, तो सरकारी कर्मचारी को सुना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसेक्शन 4 है, वो सेक्शन 175, ये बिल्कुल नया ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट 2 को ऐड कर लीजिए, और पब्लिक सर्वेंट को इसमें ऐड कर लीजिए, कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। अब सबसेक्शन 4 में ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डाल दी, ऑब्वियसली एप्लीकेशन क्या, कंप्लेंट डाल दी, कंप्लेंट प्रोसीडिंग चालू कर दी, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब सीधा ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट 2, ये जो क्लोज ए और जो क्लोज बी में बातें हैं ना, इनको महत्व देंगे, पहले इनके बारे में कंसिडरेशन होगी। तो क्या बातें हैं भाई, उस सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध कंप्लेंट आई है, उसके सुपीरियर ऑफिसर को सुना जाएगा, उसके सुपीरियर ऑफिसर को सुना नहीं जाएगा, उसके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी कि क्या उस इंसिडेंट के फैक्ट्स और क्या उस इंसिडेंट के सर्कमस्टांसेस थे,
ठीक है। और उस सरकारी कर्मचारी को भी सुना जाएगा, उसके असर्शन सुने जाएंगे कि भाई क्या ऐसा हुआ था कि ये जो कंप्लेंट उसके पास मजिस्ट्रेट के पास आई है, ठीक है। तो हम क्लोज 1 में भी रिपोर्ट को मार्क कर लेते हैं और ऑफिसर सुपीरियर को मार्क कर लेते हैं और कंसिडरेशन को मार्क कर लेते हैं, असर्शन को मार्क कर लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भाई खत्म हो गया है, कौन सा, ये हमारा खत्म हो गया सेक्शन 175 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 175 के तहत ही क्या होता है सेक्शन 175 के तहत ही कोग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। कोग्निजेबल केस के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन हमारा ये है, जो सेक्शन हमारा 175 का सबसेक्शन 3 है, उसके तहत नॉन कोग्निजेबल जो एनसीआर, जो नॉन कोग्निजेबल केसेस हैं, ठीक है, जो एनसीआर कटती है, जिनमें नॉन कोग्निजेबल केसेस में जो एनसीआर कटती है, उसके भी ऑर्डर किसमें दिए जा सकते हैं, उसके ऑर्डर हमारे सेक्शन 175 के सबसेक्शन 3 में दिए जा सकते हैं और हमारे सेक्शन 175 के सबसेक्शन 4 में दिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोई एप्लीकेशन आई लगी है, ठीक है, और जिसमें भाई जहां भी ये वर्ड सेक्शन 210 आ जाए ना कि कोई भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 210 के अंतर्गत एम्पावर्ड है, तो मान लीजिए सेक्शन 210 तो भाई तीन चीजों की बात करता है, कौन कौन सी, कंप्लेंट प्रोसीडिंग की भी, पुलिस रिपोर्ट की भी और इंफॉर्मेशन की भी। तो जहां भी ये वर्ड आ जाए तो मान के चलेगा कि तीनों के खिलाफ, मतलब तीनों प्रोसीडिंग्स में, तीनों पुलिस रिपोर्ट पर भी, कंप्लेंट पर भी और इंफॉर्मेशन भी मजिस्ट्रेट अब अपना एक ऑर्डर निकाल सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 के ऊपर जो सेक्शन 210 है ना, उसमें लिख सकते हैं कि एनसीआर, एफआईआर, ठीक है, एनसीआर, एफआईआर, कंप्लेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 175 जो कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसलिए मैंने इसमें 25 मिनट लगा दिए पूरी, क्योंकि ये बहुत डैम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 176 ऑफ द BNSS जो कि बताता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जांच पड़ताल के लिए, ठीक है, पुलिस कर्मियों द्वारा। तो वो सेक्शन 176 में लिखा गया है, प्रोसीजर लिखा गया कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 176 का सब सेक्शन 1 में पढ़ रहा हूं, देखिए जो कहता है, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जब एक जानकारी प्राप्त होती है, और अदरवाइज, या कोई जानकारी, मतलब जो इंफॉर्मेशन जो हमारी सेक्शन 210 जो जिसमें मजिस्ट्रेट साहब कोग्निजेंस लेते हैं, तो उसमें एक मोड है भाई इंफॉर्मेशन के द्वारा भी मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस संज्ञान ले सकते हैं। तो कह रहा है इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है, अगर की जानकारी प्राप्त हुई है, और अदरवाइज, या अदरवाइज का क्या मतलब है इसमें, कंप्लेंट, ठीक है। अब देखिए, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट, और एक जानकारी प्राप्त हुई है किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, या फिर और अदरवाइज, इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। अब या तो जानकारी प्राप्त हुई है या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को खुद पता लगे सो मोटो, ठीक है। आप देखिए, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट, तो एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, एक एसएचओ साहब को रीजन है, कारण है क्या करने के, टू सस्पेक्ट, शक करने के द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और एक एसएचओ साहब को, ठीक है, कारण है शक करने की क्या, कि एक अपराध का कमीशन, एक अपराध घटित हो चुका। आप देखिए, विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 175 टू इन्वेस्टिगेट, और उन एसएचओ को क्या है भाई, रीजन है, कारण है शक करने के कि एक अपराध घटित हो चुका है, और उस अपराध को जो घटित हुआ है, उस अपराध की जांच पड़ताल करने के लिए वो एम्पावर्ड, उनको शक्ति भी मिली हुई है सेक्शन 175 के तहत जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द मजिस्ट्रेट, तो वो जैसे तुरंत रिपोर्ट भेज देंगे मजिस्ट्रेट साहब को, जैसे उनको एक जानकारी प्राप्त हुई और उनको क्या हुआ, उनको रीजन हुआ, उनको एक कारण लगा कि शक करने का, ठीक है, उनको रीजन टू सस्पेक्ट, उनको कारण लगा कि हाँ शक हो रहा है उनको कि क्या कोई कमीशन हुआ एक अपराध का, तो तुरंत की तुरंत क्या करेगा वो एसएचओ, क्या करेगा वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तुरंत एक रिपोर्ट भेज देगा मजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट को भैया हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट को हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट भेजी जाएगी ना, इसको हम बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द मजिस्ट्रेट, और जैसी की जैसी जानकारी मिली है ना, तो वो वैसी की वैसी जानकारी
भेजी जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। और फोर्थ, जल्द से जल्द, तुरंत, इमीडिएटली। अब देखिए, of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report। और एक मैजिस्ट्रेट, उन्हीं मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी जो कि एम्पावर्ड है कि वो कोग्निजेंस ले सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली इलाका मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ऑब्वियसली अब एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को शक होता है कि कोई अपराध घटित हो गया, और वो उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी सेक्शन 175 में एम्पावर्ड है। तो अब तुरंत जैसे उनको जानकारी मिलेगी, वो रिपोर्ट, अकरेंस रिपोर्ट भेज देंगे उसी मैजिस्ट्रेट को जो कि इलाका मैजिस्ट्रेट है, जो कि उस केस को ट्राई करने की शक्ति रखता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। तो हम एम्पावर्ड, इसमें एम्पावर्ड को भी अंडरलाइन कर लेंगे और अकरेंस रिपोर्ट और नीचे लिख लेंगे अकरेंस रिपोर्ट टू इलाका मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अकरेंस रिपोर्ट हमेशा इलाका मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, ना कि कोई और अन्य मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब देखिए, एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, उसी मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है, जो कि सक्षम है कि वो कॉग्निजेंस, संज्ञान ले सकते हैं उस अपराध का। अब देखिए, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और किस पर वो संज्ञान ले सकते हैं, एक पुलिस रिपोर्ट पर। एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन, और फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पर्सन में पर्सनली प्रोसीड कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए, एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन, शैल है, उनको जैसे जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने अकरेंस रिपोर्ट भेजी तो उनको इन पर्सन उस मौका वारदात पर जहां अपराध हुआ वहां जाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। अब देखिए, और shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf। या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद नहीं जाते हैं एक जहां पे अपराध की मौके वारदात पर, तो वो किसी अपने जो सबॉर्डिनेट जूनियर पुलिसकर्मी है उसी के थाने का उसको भेज देंगे, ठीक है। और उसको भी, सबॉर्डिनेट पुलिसकर्मी को भी जाना पड़ेगा मौका वारदात में जहां अपराध हुआ, ठीक है। तो ये हमारे सीआरपीसी में था कि वो जाए या न जाए, उसकी डिस्क्रिप्शन थी, पर हमारे BNSS में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते हैं जहां एक ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डेप्यूट कर देंगे और वहां जहां मौका वारदात है वहां पर भेज देंगे। अब देखिए, और नोट ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स अगर खुद जाते हैं तो खुद चले जाएंगे, ना तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को, ठीक है, एक को भी भेज सकते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स को भी भेज सकते हैं मौका वारदात पे, SHO, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लीजिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, एस लिखा हुआ इसमें। अब देखिए, और नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, और वो ऑफिसर्स जो कि मौका वारदात पर जहां अपराध कमिट हुआ है, तो वो कौन से अधिकारी, कौन से पद के अधिकारी, रैंक के अधिकारी भेजे जाएंगे पुलिसकर्मी, तो वो हमारे राज्य सरकार स्पेशल और जनरल ऑर्डर से बता देगी, ठीक है। क्या भाई कांस्टेबल भेजना है, हेड कांस्टेबल भेजना है, ASI भेजना है, SI भेजना है, तो वो राज्य सरकार बता देगी। अब देखिए, प्रिस्क्राइब इन दिस टू प्रोसीड टू द स्पॉट, और को कहां पर प्रोसीड होंगे, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन या ऑफिसर इंचार्ज SHO साहब नहीं जा रहे हैं, तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कहां पर प्रोसीड होंगे, टू द स्पॉट। अभी स्पॉट कौन सा है, स्पॉट कौन सा है, ये स्पॉट है जहां पे ऑफेंस स्पॉट लिख लीजिए आप, जहां पे ऑफेंस स्पॉट, जहां पे ऑफेंस हुआ है। अब देखिए आगे, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और किस चीज के लिए जाएंगे, SHO साहब और वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उस मौका वारदात पर किस चीज के लिए जाएंगे, कि जांच पड़ताल कर सके भाई क्या तथ्य हैं और क्या हालात हैं उस ऑफेंस के, जो ऑफेंस जहां मौका वारदात है, जहां पर एक अपराध हुआ है, और भाई क्या हालात हैं वहां के और क्या तथ्य हैं, ठीक है। तो वो अब देखिए आगे, एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स, अगर और जरूरी है, मतलब जरूरी होने लगता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या उन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, तथ्यों की जानकारी तो कलेक्ट कर ही सकते हैं, जांच पड़ताल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और वो और भी मेजर्स ले सकते हैं कि वो डिस्कवरी, कुछ फाइंडिंग्स भी कर ले, भाई कोई वस्तु पड़ी है, ठीक है। एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, और ऑफेंडर और जिसने एक अपराध किया है वो भी वही है, तो उसको भी अरेस्ट कर लेंगे वो, ठीक है। तो मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को एक जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, या फिर और अदरवाइज, या फिर उन्होंने सो मोटो कोई, मतलब वो गए कहीं पर, ठीक है। और क्या हुआ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी प्राप्त हुई कि उनको रीजन टू सस्पेक्ट, उनको शक हुआ, एक शक करने के कारण हुए कि क्या कोई अपराध कमिट हो गया है, एक अपराध घटित हो गया है, और वो अपराध घटित हो गया ना जो, तो वो उन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पूरी शक्ति भी, एम्पावर्ड भी है वो सेक्शन 175 के अंतर्गत कि वो जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब हमने देखा कि सेक्शन 175 तो भाई तीनों की बात मतलब FIR की बात बताता है, NCR की बात बताता है। तो अब देखिए, अब क्या होगा, देखिए, तो NCR की बात तो भाई तब बताता है जब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, तो 175 हम इसमें मान के चलते कि भाई ओनली
कोग्निजेबल केस की ये बात कर रहा है, ठीक है, कोग्निजेबल केस की बात कर रहा है सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, अब ऑफिसर इंचार्ज को शक करने के कारण हुए कि भाई एक अपराध कमिट हो गया है, ठीक है, एक अपराध घटित हो गया है। अब वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, क्या करेंगे, और वो एम्पावर्ड भी सेक्शन 175 के तहत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अब वो खुद आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद मौका वारदात पर चले जाएंगे, या फिर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को, अपने जूनियर ऑफिसर्स को मौका वारदात पे भेज देंगे कि तुम जाके इन्वेस्टिगेशन कर लो। और उससे पहले मौका वारदात पे भेजने से पहले वो क्या करेंगे, जो जानकारी उन्हें मिली है ना उसकी रिपोर्ट, मतलब अकरेंस रिपोर्ट भेज देंगे मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। और किस मजिस्ट्रेट साहब को अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी, ओनली इलाका मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो अब देखिए, और फिर मौका वारदात पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ और सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाके क्या करेंगे, देखिए, इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, भाई जांच पड़ताल करेंगे क्या तथ्य हैं एक कोग्निजेबल केस के, कौन सा अपराध हुआ है और क्या अपराध के तथ्य हैं और किन हालातों में अपराध हुआ है, ठीक है। और जरूरी, अगर और उन्हें जरूरी लगता है तो डिस्कवरी, कोई छानाबीन नहीं करनी है, डिस्कवरी मतलब कोई एविडेंसेस हैं, ठीक है, तो उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर जरूरत क्या पड़ता है, अगर कोई अपराधी उनको मिलता है जो ऑफेंडर है, जिसने की अपराध किया हुआ लगता है, तो उसको अरेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो कि बताता है सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन। अब देखिए, प्रोवाइडेड एट, बताया गया है क्या, ए when information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature, तो बताया गया है जब जानकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है, ठीक है, when information as to the commission of any such offense, जब एक जानकारी एक पुलिसकर्मी को, एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है, ठीक है, इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन, और एक व्यक्ति के विरुद्ध दी जाती है एक जानकारी, एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर जी कोई अपराध कमिट कर दिया, और व्यक्ति कौन है, अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, जब एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध होता है और उस अपराध की जानकारी, ठीक है, वो पुलिसकर्मी को देता है, ठीक है, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देता है, और बाय नेम देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवाता है और बाय नेम करवाता है, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह प्रतीत होता है कि भाई बिल्कुल भी जो ये केस है ना, इतने सीरियस कैटेगरी का केस नहीं है, थोड़ा कम हीनियस है। अब देखिए क्या हो गया, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन, और जो फिर अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जो एसएचओ है, वो अब बेशक से मौका वारदात पर ना जाए, और डेप्यूट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, और ना ही तो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को मौका वारदात पर भेजे जांच पड़ताल करने के लिए। ये अब प्रोवाइजो जो हमारा सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो का क्लोज ए है, उसमें बता रखा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कोई जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हो गया है, ठीक है, और वो व्यक्ति जानकारी देता है, अब और वो व्यक्ति जो जानकारी देता है ना उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कि उसके ऊपर अपराध किया है, बाय नेम देता है कि जी राम ने मेरे ऊपर एक अपराध कमिट किया है, मेरे लात घुसे मारे हैं, और अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को क्या लगता है कि भाई कोई इतना कोई सीरियस नेचर का, कोई सीरियस श्रेणी का ये अपराध नहीं हुआ इसके ऊपर, तो अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास क्या डिस्क्रिप्शन है, अब वो मौका वारदात पर ना जाए, उनकी मर्जी है, ठीक है, और ना ही तो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को मौका वारदात भेजे, और क्या करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है। तो हम प्रोवाइजो हमारा सेक्शन 176 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए का प्रोवाइजो, उसमें हम लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन है, अब ठीक है भाई। अब क्या है, तो सीआरपीसी में भी थी, पर हम इसको लिख लेंगे और इसमें लिख लेंगे अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, ठीक है, नीड नोट को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोवाइजो का क्लोज बी, अब ये बता रहा है, if it appears to the officer in charge of police station that there is no sufficient grounds for entering on an investigation, जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जानकारी मिलती है कि भाई एक अपराध की जानकारी मिलती है, ठीक है, और उस अपराध के लिए वो वही एम्पावर्ड भी है सेक्शन 175 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर एक ऑफिसर इंचार्ज को जानकारी मिली, और देखिए क्या उन्होंने क्या सोचा, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो यह प्रतीत होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब को कि कोई भी सफिशिएंट उचित आधार नहीं है क्या करने के, दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, कि कोई भी उचित आधार नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो हमें जानकारी दी है एक अपराध उसके ऊपर हुआ है कि उसमें कोई भी जांच पड़ताल करी जाए, कोई भी उचित आधार हमें नहीं लग रहे हैं, हमें क्या मतलब एसएचओ साहब को नहीं लग रहे। अब देखिए ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो अब सोल डिस्क्रिप्शन है
किसकी मैंडेटरी प्रोविजन है कि अब एक एसएचओ साहब को किसी व्यक्ति ने जानकारी दी कि उसके विरुद्ध कोई कोई अपराध कमिट हुआ है और एसएचओ साहब को लगता है, क्या प्रतीत होता है कि ये तो भाई सीरियस नेचर का मतलब अपराध नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, सीधा का सीधा वो क्या करेंगे, तो वो प्रोसीड नहीं करेंगे और वो ना ही तो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, मतलब उस केस की इन्वेस्टिगेशन तक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही लग रहा है भाई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है। ठीक है, दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, ही शैल नॉट, और शैल है मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह लगता है कि भाई कोई भी उचित आधार नहीं है इस केस में, यह केस तो ऐसे ही झूठा फर्जी सा बनाया गया और हमारे पास कंप्लेंट पहुंचाई गई है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल नॉट, मैंडेटरी है, वो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल ना भी करे तो कुछ चल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 176 सब सेक्शन 1। ठीक है, प्रोवाइजो, जो हमने प्रोवाइजो का क्लोज बी पढ़ा था, उसका भी एक प्रोवाइजो का भी प्रोवाइजो आ गया। देखिए, प्रोवाइड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, तो बताया गया है कि अगर एक बलात्कार की कंप्लेंट दी जाती है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम, तो जो रिकॉर्डिंग होगी, जो विक्टिम जिसके विरुद्ध बलात्कार हुआ उसकी कथन की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी, तो वो उस विक्टिम के घर पर होगी, निवास स्थान पे होगी। ठीक है, और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, या फिर जो विक्टिम है उसकी और जिसके विरुद्ध बलात्कार हुआ, जिस महिला के विरुद्ध। ठीक है, इसमें महिला कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम भाई मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर किसी को मान सकते हैं। अब देखिए, और एनी इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, अब हर लिख दिया तो भाई हर लिख दिया तो ओनली वुमेन का हम संदेशा दे सकते हैं। अब देखिए, और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस, अब जो विक्टिम है जिसके विरुद्ध बलात्कार जैसा एक अपराध हुआ है, तो उसके या तो निवास स्थान पे उसकी कथन, उसकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और ना तो जो भी उस विक्टिम की पसंदीदा जगह वहां होगी। और देखिए, एंड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन और नियर रिलेटिव्स और सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, और जिस हद तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी एक रेप विक्टिम की, महिला की, तो वो वुमेन पुलिसकर्मी द्वारा ही होगी, महिला पुलिसकर्मी द्वारा होगी। ठीक है, और उस विक्टिम के पेरेंट्स की मौजूदगी में, उस विक्टिम के गार्जियन की मौजूदगी में, उस विक्टिम के रिश्तेदारों की मौजूदगी में, अगर इनमें से कोई भी है तो ठीक है, और सोशल वर्कर, या अगर ये इनमें से कोई भी नहीं है तो कोई सोशल वर्कर, ठीक है, समुदाय के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति के मौजूदगी में होगी। देखिए, ऑफ द लोकेलिटी। ठीक है, एंड सच स्टेटमेंट में आल्सो बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। तो अब जो रेप विक्टिम की स्टेटमेंट कथन रिकॉर्ड होता है वो वुमेन पुलिसकर्मी करेगी, और उसके पेरेंट्स की मौजूदगी में, उसके गार्जियन की मौजूदगी में, या फिर कोई नियर रिलेटिव है उसकी उनकी मौजूदगी में, या फिर सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी की मौजूदगी में, और जो ऑडियो वीडियो द्वारा भी इसकी उस विक्टिम की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो सकती है, और ऑडियो वीडियो मतलब मोबाइल फोन के द्वारा भी उस विक्टिम जो वो स्टेटमेंट बता रही है जिसके विरुद्ध बलात्कार हुआ है उसकी स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो माध्यम से भी हो सकती है, और मोबाइल फोन प्रेफर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसमें अंडरलाइन कर लेंगे मोबाइल फोन को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन 176 का सब सेक्शन 1, जिसमें बता रखा था कि भाई इसमें तो अकरेंस रिपोर्ट की बात हो रही है। जैसे ही पुलिसकर्मी, और ये सारी चीजें भाई वो लिखेगा ना पुलिसकर्मी, जो इसमें सेक्शन 176 के सब सेक्शन 1 में जो बातें लिखी हुई है नहीं, ये सारी चीजें उस अकरेंस रिपोर्ट में लिखी जाएंगी कि भाई पुलिसकर्मी क्या इन्वेस्टिगेशन करने गया, एसएचओ को जानकारी मिली, और क्या जानकारी मिली वो तो उसकी तो रिपोर्ट अकरेंस रिपोर्ट ही जाएगी। लेकिन ये साथ में ये भी लिखा जाएगा कि वेदर वी आर प्रोसीडिंग टू द स्पॉट ऑफ ऑफेंस और नॉट, और वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन और नॉट, वी आर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन और नॉट, वी आर collecting the facts and circumstances of the case or not, we are taking measures for discovery or not। ये सारी चीजें अकरेंस रिपोर्ट में लिखी जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 176 का सब सेक्शन 1, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 176 का सब सेक्शन 2, जो कि बताता है in each of the cases mentioned in clause A and B of the first proviso to subsection 1। तो सबसेक्शन 1 में जो भी केसेस मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, सबसेक्शन 1 के जो प्रोवाइजो दिया गया है उसके जो प्रोवाइजो के क्लोज ए में और क्लोज बी में जो भी केसेस दे रखे हैं उसके बारे में बता रहा है। देखिए, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट हिज रिपोर्ट द रीजंस फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट सबसेक्शन बाय हिम। तो जो प्रोवाइजो, जो हमारा सबसेक्शन 1 सेक्शन 176 का सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो के क्लोज ए और बी है ना, तो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा अपनी उस अकरेंस रिपोर्ट में कि वो क्यों कंप्लाई नहीं कर रहा है उन रिक्वायरमेंट से। ठीक है, कि वो क्यों इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, एंड फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट फोरनाइटली टू द मजिस्ट्रेट, और उस केस के संदर्भ में उसने जो
डेली डायरी रिपोर्ट होती है, ठीक है, एक डेली डायरी रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं कंपोजिट केस डायरी, ठीक है। तो डेली डायरी रिपोर्ट भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी तुरंत की तुरंत, किसको किसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, मैजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है। तो कंपोजिट केस डायरी तो अलग होती है, ये डेली डायरी रिपोर्ट होती है रोज नामचा डायरी, ठीक है, मतलब जिसमें रोज नामचा की भाई क्या जानकारी मिली और क्या हमें मतलब जानकारी मिली, तो उसकी सब्सटेंस जो रिकॉर्ड होती है रोज नामचा रजिस्टर में, ठीक है, डेली डायरी रिपोर्ट में, ठीक है। तो वो भेजी जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। और फोरनाइटली, तो तुरंत की तुरंत, जिस दिन कंप्लेंट आई तो अगला दिन नहीं हो जाना चाहिए, एक रात गुजर जानी चाहिए, उस रात को भेजी जाएगी। एंड इन द केस मेंशन इन क्लोज बी ऑफ द सेड प्रोविजन, द ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट। और जो क्लोज बी, हमारे जो प्रोवाइजो का क्लोज बी था, जो कि बता रहा था कि भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई भी उचित आधार नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो यही बता रखा है कि क्लोज बी में अगर एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं तो वो किसको, वो इन्फॉर्मेंट को, जिसने जानकारी दी उसको भी बताएंगे। क्या बताएंगे, इफ एनी, अगर कोई इन्फॉर्मेंट है तो इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इस बिहाफ पे नियम कानून स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बता देगी कि किस हिसाब से इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ठीक है, द ऑफिसर शैल आल्सो फॉरबिड नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट इफ एनी इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो क्लोज बी, प्रोवाइजो क्लोज बी, अभी तो मैंने बताया कि भाई एक व्यक्ति ने जानकारी दी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि मेरे विरुद्ध कोई अपराध हो गया है। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का क्या काम है कि भाई जाके इन्वेस्टिगेशन करे, पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जिसने जानकारी दी उसको बता तो दे कि भाई नहीं, हम तेरे केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो वो भाई अपना कुछ इनिशिएटिव, कुछ और रेमेडी वो देखे, मैजिस्ट्रेट के पास जाए। अब उसको बताना पड़ेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और किस हिसाब से बताना पड़ेगा, जो तरीका राज्य सरकार बता देगी ना नियमों के द्वारा, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 176 का सब सेक्शन 2, ठीक है। तो इसमें हम इसमें लिख लेंगे, तो हम इसमें लिख लेंगे नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट, ठीक है, नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 176 का सब सेक्शन 3, जो कि बताता है on receipt of every information related to the commission of an offence which is made punishable for 7 years or more। तो बताया गया है जो भी जानकारी मिलती है, ठीक है, और जानकारी मिली है एक अपराध की जिसमें सजा अपराधी को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की कटवाई जाएगी। अब देखिए, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन स्टेशन सेल, तो जो एसएचओ साहब है पुलिस थाने का, वो शैल मैंडेटरी ने क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो उस डेट से जो कि नोटिफाई, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगी उस बारे में, और उस डेट से 5 सालों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, और 5 years बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में, ठीक है, जो नोटिफिकेशन इस संदर्भ में राज्य सरकार निकाल देगी, तो उस डेट से 5 सालों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offense and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device। तो ये क्या बोल रहा है, हमारा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 176 नया ऐड किया गया है हमारे बी एंड डबल इसमें, क्या बोल रहा है, ऑन रिसीप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो एक जानकारी मिलती है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन की कोई अपराध कमिट हो गया, घटित हो गया। अब देखिए, विच इज मेड पनिशेबल फॉर 7 years और मोर, और जो अपराध 7 साल या 7 साल से ज्यादा पनिशेबल। अब देखिए, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ साहब है पुलिस थाने के, शैल, वो क्या करेंगे, फ्रॉम सच डेट, तो उस तारीख से, ठीक है, एक तारीख से जो कि दिनांक है, एज मे बी नोटिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ 5 years बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो 5 सालों के अंतर अंदर, मतलब इस रिगार्ड में एक तारीख नोटिफाई कर दी जाएगी, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। Was the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offense। तो कोज करेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे और फोरेंसिक एक्सपर्ट विजिट करेंगे कहां पर, क्राइम सीन, जो क्राइम सीन है वहां की, ठीक है, टू कलेक्ट फोरेंसिक एविडेंस इन द ऑफेंस। और क्या कलेक्ट करेंगे फोरेंसिक एक्सपर्ट, फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक कोई सबूत है वो कलेक्ट करेंगे, और कहां से करेंगे, जहां से क्राइम स्पॉट है वहां से, ठीक है। एंड ऑल्सो कोज वीडियोग्राफी ऑफ द प्रोसेस ऑन मोबाइल फोन, और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, या फिर एसएचओ है, एसएचओ साहब, उसकी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पर फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी भी होगी मोबाइल फोन से, ठीक है। और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे रिकॉर्डिंग हो सकती है, जैसे डीएसएलआर वगैरह, हैंडीकैम वगैरह, उससे हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो सबसेक्शन 3 है नया ऐड किया गया, तो आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये नहीं कह रहा है कि भाई, ये बस ये कह रहा है कि कोई अपराध जिसकी जानकारी एसएचओ साहब को मिली थी, वो अपराध 7 साल या 7 साल से ज्यादा उसमें जेल कटवाई जाएगी एक अपराधी को, पर उस अपराध में अब क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी होगी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और फोरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। पर
जिस तारीख से ये सब होना है ना, ये सब होना है कि 5 सालों के अंदर अंदर राज्य सरकार को वो डेट बतानी है कि कौन सी डेट से अब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एसएचओ साहब बुलाएंगे तो फोरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पर जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि क्राइम एक ऑफेंस हो गया और ऑफेंस के 5 सालों तक फोरेंसिक एक्सपर्ट आ जाए, नहीं, फिर क्या उनकी वो वैल्यू रहेगी एविडेंस कलेक्ट करने की? नहीं, ये कह रहा है कोई अपराध हुआ है और ऐसे एसएचओ साहब को जानकारी मिलती है कि कोई 7 साल या 7 साल से ऊपर वाला कोई अपराध कमिट हुआ जिसमें अपराधी को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की जेल कटवाई जानी है। अब एसएचओ साहब क्या करेंगे? तुरंत की तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और क्या करेंगे? फोरेंसिक एविडेंस वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन फोरेंसिक एविडेंस जब कलेक्ट होंगे तो उसकी वीडियोग्राफी भी हो जाएगी मोबाइल फोन द्वारा या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा। ठीक है, तो ये अब मैंडेटरी हो जाएगा और इस बिहाफ पे राज्य सरकार डेट निकाल देगी। और डेट कब से निकालेगी भाई? जब से हमारी जो ये 5 सालों के अंदर अंदर लगा डेट निकालनी पड़ेगी राज्य सरकार को कि कब से ये नियम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स क्राइम सीन पर जाएंगे। अभी भी जाते हैं लेकिन अब मैंडेटरी हो जाएगा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को 7 साल से ज्यादा वाले अपराधों में जाना पड़ेगा। ठीक है, 7 साल से ज्यादा वाले अपराधों में जाना पड़ेगा और उनको एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3। ठीक है, और ये बता रहा है फ्रॉम सच डेट, ये वो वाली डेट है जो 5 सालों के अंदर अंदर राज्य सरकार को निकालना पड़ेगा एक डेट कि इस डेट से अब भाई हर 7 साल या 7 साल से ज्यादा जिस ऑफेंस में जेल कटवाई जानी है उस अपराध में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को जाना ही पड़ेगा, क्राइम सीन पर जाना पड़ेगा और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 का अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो जो कि बताता है प्रोवाइडेड वेयर फोरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ऑफेंस। तो बताया गया है जहां एक फोरेंसिक फैसिलिटी, ठीक है, फोरेंसिक एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, किसके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ऑफेंस, जहां एक अपराध हुआ है ना जिस अपराध में 7 साल या 7 साल से ज्यादा की जेल कटवाई जानी है अपराधी को, तो बताया गया उस अपराध उस क्राइम सीन के लिए कोई फोरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। अभी देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अंटिल द फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर इज डेवलप्ड और मेड इन द स्टेट। तो राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक के लिए कोई फोरेंसिक फैसिलिटी बनाई नहीं जाती, ठीक है, या फिर और डेवलप और तरक्की नहीं की जाती, मतलब फोरेंसिक फैसिलिटी तो भाई हर राज्य में है, ठीक है, या फिर भाई अब हर राज्य में तो कम से कम बहुत सारे जिले होते हैं, अब क्या पता हर जिले में ना हो फोरेंसिक फैसिलिटी। तो ये बता रहा है कि जब तक डेवलप ना हो तो राज्य सरकार क्या करेगी? नोटिफाई द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फैसिलिटी और एनी अदर स्टेट। तो नोटिफाई कर देगी एक राज्य सरकार कि हमारी स्टेट में तो भाई इतनी उपयुक्त डेवलप्ड फोरेंसिक फैसिलिटी नहीं है, तो कोई और स्टेट की भी फोरेंसिक फैसिलिटी उस स्टेट में आके जांच पड़ताल कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 176 के सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। ठीक है, तो जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पर क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नोटिफाई कर देगी कि यूटिलाइजेशन ऑफ सच फैसिलिटी ऑफ एनी अदर स्टेट। एक राज्य सरकार में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है अभी तो कम है, ठीक है, और केसेस होते हैं बहुत ज्यादा। तो अब क्या कहा गया है कि भाई जब तक कि डेवलप नहीं हो जाती फोरेंसिक फैसिलिटी उस तरह की रेडी नहीं हो जाती, मतलब बहुत सारे व्यक्ति नहीं ले ली जाते, तो राज्य सरकार नोटिफाई कर सकती है कि दूसरे राज्य की फोरेंसिक फैसिलिटी हमारे राज्य में आके फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो जो कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, पर सेक्शन 176 बहुत डैम इंपॉर्टेंट है जो कि अकरेंस रिपोर्ट की बात बताता है। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 177 ऑफ द BNSS जो कि बताता है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब ये जो अकरेंस रिपोर्ट है ये कैसे सबमिट की जाएगी, जमा की जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट प्रावधान है सेक्शन 177 BNSS का। आज का हम लास्ट प्रावधान पढ़ेंगे जो कि बताता है, देखिए सेक्शन 177 का सबसेक्शन 1। तो जो रिपोर्ट हाउ सबमिटेड ना, ये रिपोर्ट इसके ऊपर भी आप लिख लीजिए अकरेंस रिपोर्ट है ये। ठीक है, अकरेंस रिपोर्ट कैसे जमा होगी, अब देखिए अकरेंस रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब देखिए सेक्शन 177 का सबसेक्शन 1, एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176। तो जो अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजी गई है सेक्शन 176 के प्रावधान के तहत, शैल, तो शैल है, देखिए मैंडेटरी क्या, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स, अगर राज्य सरकार निर्देश करती है, बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ। तो अगर राज्य सरकार इस बिहाफ में निर्देश दे देती है कि कोई और अन्य अधिकारी के द्वारा एक अकरेंस रिपोर्ट जमा होगी, तो उस अधिकारी के द्वारा ही वो अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी। ठीक है, तो एसएचओ, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजेगा मजिस्ट्रेट साहब को। अगर राज्य सरकार निर्देशित कर देती है कि कोई सुपीरियर ऑफिसर मतलब पुलिसकर्मी
पुलिस मतलब पुलिस का ही कोई सुपीरियर अधिकारी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से ऊपर का है, अगर वो राज्य सरकार निर्देशित कर देती कि अक्रेंस रिपोर्ट वो जमा करेगा तो वो ही करेगा, ठीक है। सॉरी, और इस बिहाफ में राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल देगी इस बिहाफ में स्पेशल और जनरल ऑर्डर से कि भाई जो अक्रेंस रिपोर्ट जमा होगी कि एक अपराध हुआ है और अपराध की भाई अक्रेंस रिपोर्ट तो भेजनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट साहब को 176 में, ठीक है, कि अपराध हुआ है। और तो यही कह रहा है कि राज्य सरकार अगर नोटिफिकेशन निकाल देगी तो उसमें लिख देगी कि भाई अक्रेंस रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ साहब सीधा भेज देंगे, सेंड कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब को, ईमेल के द्वारा सेंड होती है आजकल ये, ठीक है। या फिर कोई सुपीरियर ऑफिसर, कोई एसएचओ से भी ऊपर का कोई ऑफिसर है, ठीक है, एसपी है, डीएसपी है, वो सेंड करेंगे मैजिस्ट्रेट को, यह राज्य सरकार निकाल देगी। अब देखिए सेक्शन 177 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट। अब भाई एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने जो अक्रेंस रिपोर्ट, अगर निर्देश आ गए राज्य सरकार द्वारा कि भाई सुपीरियर ऑफिसर भेजेगा अक्रेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को, तो भाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अब ऑब्वियसली अक्रेंस रिपोर्ट पहले भेजेगा अपने सुपीरियर ऑफिसर को। तो सुपीरियर ऑफिसर ये तो है नहीं बिना देखे उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, भाई सुपीरियर ऑफिसर भी उसको पढ़ेंगे अक्रेंस रिपोर्ट को। अब देखिए सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब अगर कोई भी जरूरी निर्देश है जो अक्रेंस रिपोर्ट के बिहाफ पे एक सुपीरियर ऑफिसर को, एसएचओ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को देनी है, तो देखिए एज ई थिंक फिट जो कि सुपीरियर ऑफिसर को उचित लगता है वो दे सकता है। एंड शैल, अब देखिए शैल मैंडेटरी है क्या, आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट, और जो अब सुपीरियर ऑफिसर है उस रिपोर्ट पर भाई क्या उसने निर्देश दिए ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को अक्रेंस रिपोर्ट पे, वो रिपोर्ट दर्ज कर देगा, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को दर्ज कर देगा सुपीरियर ऑफिसर, ठीक है, अक्रेंस रिपोर्ट पर। अब देखिए ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट, और अपने निर्देश जैसे उसने लिखे सुपीरियर ऑफिसर ने कुछ और उस पे अक्रेंस रिपोर्ट पे लिखा और तुरंत फिर अब क्या होगा, ट्रांसमिट पहुंचा दी जाएगी वो अक्रेंस रिपोर्ट बिना किसी देरी के, किसके पास, मैजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 177 ऑफ द बी एंड डबल जो कि बताता है कि अक्रेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को कैसे जाएगी, तो विदाउट एनी डिले जाएगी। और अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डायरेक्ट भेजते हैं, अगर राज्य सरकार ने नहीं बता रखा कि भाई कोई सुपीरियर ऑफिसर भेजेगा, तो भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्ट भेज सकते हैं अक्रेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अगर राज्य सरकार ने बता दिया कि भाई अक्रेंस रिपोर्ट पहले तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देंगे किसी सुपीरियर ऑफिसर को, अगर सुपीरियर ऑफिसर को लगता है कि इस रिपोर्ट में कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं, ठीक है, तो वो भी लिख के वो सुपीरियर ऑफिसर तुरंत भेज देगा मैजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 177 ऑफ द बी एंड डबल जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे आज का एक और लास्ट प्रावधान पढ़ लेते हैं जो कि सेक्शन 178 ऑफ द बी एंड डबल जो कि बताता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। अब शक्ति है कि जांच पड़ताल को होल्ड कर सकते हैं और या तो फिर चालू कर सकते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब एक प्रथम दृष्टिया की इंक्वायरी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 178 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट सेक्शन। अब देखिए द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176। अब एक मैजिस्ट्रेट साहब के पास अक्रेंस रिपोर्ट रिसीव होती है, प्राप्त होती है, मैजिस्ट्रेट साहब को एक अक्रेंस रिपोर्ट प्राप्त होती है, ठीक है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने एक अपराध के कमीशन की अक्रेंस रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया। अब देखिए तो मैजिस्ट्रेट साहब को वो अक्रेंस रिपोर्ट प्राप्त हुई, तो अब देखिए क्या करेंगे, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो उनकी पावर है, उनकी मैजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिप्शन है कि उस अक्रेंस रिपोर्ट पे क्या वो निर्देशित कर दे कि इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। आप देखिए और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड। और तो जो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने एक अक्रेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को जमा करी और अब रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास अक्रेंस रिपोर्ट सेक्शन 176 में जो बनी थी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो बनाई थी वो उनके पास जा चुकी है। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब या तो क्या कर देंगे, निर्देश दे देंगे कि भाई जांच पड़ताल करी जाए, ठीक है। और क्या करेंगे और क्या करेंगे, या तो खुद ही मैजिस्ट्रेट साहब कहां चले जाएंगे, जहां अपराध घटित हुआ ना उस मौका वारदात उस क्राइम सीन की जगह पर खुद चले जाएंगे या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को उस मौका वारदात क्राइम सीन पर भेज देंगे। अब देखिए टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइड इन दिस संहिता। और जो मैजिस्ट्रेट साहब उस मौका वारदात पर जाएंगे क्या करेंगे, वहां एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड कर लेंगे, ठीक है, और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करेंगे और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ या और किसी अदर तरीके से केस को मतलब उस इन्वेस्टिगेशन को डिस्पोज मतलब कुछ और उनको स्टेप्स लेने मैजिस्ट्रेट साहब को तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इन द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन बाय दिस संहिता इन दिस संहिता। और जो मैजिस्ट्रेट साहब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करेंगे तो इस संहिता जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। तो क्या प्री में क्वेश्चन हमने देखा है जब मैं मॉक टेस्ट सोल्व करता था कि
क्या मैजिस्ट्रेट साहब को जब इंक्वायरेंस रिपोर्ट रिसीव होती है, प्राप्त होती है, तो क्या वो उसको पढ़ते खुद क्राइम स्पॉट पर जा सकते हैं? तो ऑब्वियसली यस, जा सकते हैं, वो खुद भी जा सकते हैं क्राइम स्पॉट पर जहां एक अपराध घटित हुआ, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भी बोल सकते हैं कि जाओ वहां क्राइम स्पॉट पर जाओ, और जरूरी लगता है तो इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर पुलिस ऑफिसर को दे दो, या खुद जाके वहां प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो, मतलब एक इंक्वायरी चलाओ, वहां देखो कि हाँ भाई कोई कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, मतलब कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स भी हैं केस चलाने के, मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाने के, या नहीं है। तो इंक्वायरी का बेसिकली मतलब क्या होता है भाई, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इंक्वायरी चल रही है। भाई इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी साथ साथ चल सकती है, पर कभी इंक्वायरी और ट्रायल एक साथ नहीं चल सकती, ठीक है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, उधर उधर अकरेंस रिपोर्ट भिजवा दी पुलिस ऑफिसर ने, और भाई मैजिस्ट्रेट साहब अपनी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, वो भी प्रिलिमिनरी, मतलब मेन इंक्वायरी से एक छोटी इंक्वायरी होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब प्रथम दृष्टया की इंक्वायरी। तो मैजिस्ट्रेट साहब जाके मौका वारदात पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें सेक्शन 178 से देखने को मिलता है कि कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेंगे डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट एट वंस प्रोसीड, ठीक है। डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन तो कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा, और एट वंस प्रोसीड, तो एट वंस प्रोसीड हम लिख लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब। और अकरेंस रिपोर्ट जैसे उनको प्राप्त हुई, तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब को अकरेंस रिपोर्ट प्राप्त हुई, या तो वो सीधे ही इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। आमतौर पे केस पे ये होता है, मैजिस्ट्रेट साहब को अकरेंस रिपोर्ट मिलती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन द्वारा कि एक अपराध कमिट हो गया है, तो वो सीधा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देते थे कुछ विचार विमर्श करके, ठीक है। अगर उनको ज्यादा ही दिया गया है ये अब भाई हमारे लेजिस्लेचर ने लॉ लिखवाया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं देते हैं और दे भी देते हैं, तो उसके बाद भी वो मौका वारदात पर खुद भी जा सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए, और तब मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने दे दिए पुलिस ऑफिसर को, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगा पुलिस कर्मी, ठीक है, ठीक है। और लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर भी दे दी और मैजिस्ट्रेट साहब खुद भी मौका वारदात पर चले गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी नहीं दिए पुलिस ऑफिसर को, पर खुद मैजिस्ट्रेट साहब खुद मौका वारदात पर चले गए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 178 ऑफ द बी एंड डबल एच, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज के प्रावधान पढ़ाए, जो कि बताते हैं कौन कौन से सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए, सेक्शन 175, 176, ठीक है, 178 और 178, ठीक है। आज मैंने आपको 4 प्रावधान पढ़ाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 179, जो हमारी कुछ अलग ही बात बताएंगे। अब गवाहों के बारे में, विटनेसेस के बारे में बात बताने चालू करेंगे सेक्शन 179 के बारे में। तो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।